दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और आज का जो क्लासेस है आप देख सकते हो वो क्लास 9 का जो चैप्टर चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति, हम लोग उस पर बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। टोटल हम लोग इस पर ही बात करेंगे। तो ये जो पार्ट है इसको भी हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। और जो पहला वाला पार्ट है इस पार्ट में हम लोग को देखेंगे कि किस तरह से लुई सोल्वा का हस्तक्षेप होता है संविधान बनाने में। साथ में हम लोग देखेंगे जैकोबिन क्लब के बारे में और एक जो फ्रांस का जो राष्ट्रगान था उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे। साथ में जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे उनके पहनावा के भी बारे में हम लोग इस चैप्टर पे हम लोग देखेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट पे देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही फ्रांस में जैकोबिन क्लब का निर्माण होता है, जैकोबिन क्लब से पहले एक मैं बोल सकता हूँ संगठन का निर्माण होता है जिसको हम लोग नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। और नेशनल असेंबली का जो संगठन था या नेशनल असेंबली का गठन कैसे हुआ था हम लोगों ने इसके पीछे दो पार्ट पे हम लोगों ने देखा था। आप वो वीडियो जाके देख लेना और एक बार। तो जैसे नेशनल असेंबली का गठन होता है तो उसके बाद से ही जो पूरा एक संविधान का एक स्ट्रक्चर बनता है कि जो पूरा जो संविधान होगा और पूरा जो राजकाज चलेगा वो किस तरह से चलेगा। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो पे वो देखा था। हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि राजा का हस्तांतरण कितना तक रहेगा, नेशनल असेंबली के लोगों का हस्तांतरण कितना तक रहेगा। हम लोग ये सारे कुछ वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन करा था। तो आज आप देखोगे कि जैसे ही वो पूरा स्ट्रक्चर बनता है कि फ्रांस में किसका भार कितना रहेगा। आपको पता होगा कि हम लोगों ने देखा था कि जो पूरा राजतंत्र था उसको तीन भागों में यानी कि तीन शक्ति में उसको डिवाइड कर दिया गया था। कार्यपालिका, विधायिका और साथ में न्यायपालिका, ये तीन भाग में बांट के पूरा संविधान को बनाया गया था। और साथ में ये भी बताया गया था कि किसका कितना हस्तक्षेप होगा, कौन किस पे शासन कर सकता है, नेशनल असेंबली में सदस्य कितने होंगे, वहां पे कितने क्या होंगे, सारा कुछ मैंने आपको बताया है। पार्ट बाय पूरी अच्छे से मैंने बताया, वो आप देख लेना। तो जैसे ही संविधान का निर्माण हुआ 1791 में, कब 1791 में संविधान का जैसे ही निर्माण होता है गर्मियों के महीने में, तो आपको पता है कि नेशनल असेंबली द्वारा मांग किया गया कि जो बुर्बो राजवंश है उसका पतन किया जाए और साथ साथ में जो जितने भी अधिकार है उसको हटा दिया जाए। लेकिन बेसिकली अधिकार रहता है, राजा रहता है, लेकिन जितने भी कार्यभार है वो नेशनल असेंबली के थ्रू से देखी जाती है। ये आपको पता था, उसमें हम लोगों ने देखा था। तो बात यहाँ पे क्या आता है कि जो संविधान का निर्माण किया जाता है उस संविधान में भी फिर से लुई सोल्वा क्या करता है, अपना हस्तांतरण कर देता है और लुई सोल्वा फिर से अपना टांग अड़ा देता है संविधान को बनाने में। और वो फिर से अपने रूल और रेगुलेशन को लागू करना चाहता है। कौन चाहता है? लुई सोल्वा। अब इसी बात को कि लुई सोल्वा का भी हस्तांतरण हो उस पूरे शासन काल में, पूरा एक संविधान में, तो उसके ही चलते क्या करता है लुई सोल्वा प्रसा का जो राजा है उससे कुछ गुफ्तगू कर लेता है कि नहीं, जो शासन व्यवस्था चल रहा है उसमें मेरा भी कुछ अधिकार हो, मेरा भी कुछ हस्तांतरण हो। तो उसका वो क्या करता है, बातचीत करता है। तो इसी बीच क्या होता है, इसी बीच फ्रांस में एक घटना घटता है कि जो वो वार्ता करना चाहता है प्रसा के साथ को लुई सोल्वा कि जो संविधान बने उस संविधान में मेरा भी अधिकार हो, उस संविधान में वो खुद का जो टांग अड़ाना चाहता है, इसके खिलाफ क्या करता है, वो प्रसा से बात करने लगता है। अब जब वो बात करने लगा तो जो अगल बगल की जो पड़ोसी देश हैं उनको भी धीरे धीरे खतरा पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर फिर से लुई सोल्वा हस्तांतरण करता है संविधान के निर्माण में तो प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर से ही राजतंत्र, फिर से ही निरंकुश सरकार। तो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो। तो इसके चलते क्या हो गया कि अप्रैल का महीना था और वो साल कब था, 1792 का। मैंने क्या बोला कि इससे पहले लुई सोल्वा का हस्तांतरण संविधान के निर्माण में फिर से घुस जाता है। साथ में वो प्रसा के राजा से बातचीत करते हैं अपने अधिकार के चलते में, और अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको इस बात की भनक लगती है और उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी बीच क्या होता है कि वो महीना होता है अप्रैल का और साल कब का था, 1792 का। मैंने क्या बताया कि महीना अप्रैल का था और साल कब का था, 1792 का। यह घटना है जब नेशनल असेंबली क्या करता है, नेशनल असेंबली क्या करता है, प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या करता है, युद्ध की घोषणा पत्र को प्रस्तावित कर देता है और लोगों को बोल देता है कि यही दो राज्य है जो फिर से संविधान निर्माण में क्या करता है, लुई सोल्वा के पक्ष में जाता है। और लुई सोल्वा जो हस्तांतरण करना चाहता है अपने संविधान के निर्माण में, नेशनल असेंबली के द्वारा जो संविधान बनाया जाता है उस संविधान में उसका हस्तांतरण को वाकई में वो मानता है। कौन कौन? प्रसा और ऑस्ट्रिया। तो इसी के विरुद्ध नेशनल असेंबली क्या करता है, अप्रैल 1792 में युद्ध की घोषणा कर देता है। अब जब युद्ध की घोषणा कर दिया तो यहां पे अब क्या क्या होता है,
तो अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है कि जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है, जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है, तो उस घोषणा के फलस्वरूप क्या होता है, तो उस घोषणा के फलस्वरूप क्या होता है कि जितने भी पड़ोसी देश है या प्रसा के और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो देश है या जो फ्रांस के जो लोग हैं, जो फ्रांस के प्रांत के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हजारों संख्या में लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि युद्ध लड़ाई लड़नी है भाई। अब जब युद्ध मेरे को लड़ना है तो मेरे पास तो सेना होना चाहिए, तो फिर हजारों लोग क्या करते हैं कि सेना में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और एक भीड़ उमड़ जाती है और जमा हो जाता है कहां पे, जहां पे सेना की भर्ती होती है। बात करें साथ में जो यूरोप, अब भाई यहां पे बात एक चीज आता है कि सर आपने तो बोला कि आखिर लोग जमा हो जाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, क्यों? क्योंकि प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि जो लुई 16 है वो क्या करता है, प्रसा के साथ मिलकर जो फिर से जो संविधान निर्माण की एक घटना होती है, फिर से नेशनल असेंबली के द्वारा एक गणतंत्र की स्थापना की जाती है, उस पर वो फिर से हस्तक्षेप कर रहा है। तो जब वो फिर से हस्तक्षेप कर रहा है तो इसी के विरुद्ध में नेशनल असेंबली क्या करता है कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में क्या करता है, युद्ध का ऐलान कर देता है। तो उसी के एवज में हजारों संख्या में लोग क्या करते हैं कि सेना में भर्ती होने लगते हैं। तो आखिर क्यों, ऐसा क्यों सर, कि आखिर क्या हुआ कि हजारों लोग सेना में भर्ती होने लगते हैं? तो पहला रीजन तो मैंने इसके ऊपर बताया, और एक रीजन था कि सबको लगता था कि जो युद्ध होने वाला है वो यूरोप के जितने भी राजा है और जो कुलीन वर्ग है उसके विरुद्ध में होगा। और आपको पता है ये जो कुलीन वर्ग के लोग हैं ना, इन्होंने पूरे राजकाज में, पूरे शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा उत्पाद या सबसे ज्यादा मैं उदंड बालक का बात करूं ना तो ये कुलीन वर्ग के लोग थे। क्यों? क्योंकि यही लोग जो थे, यही लोग सबसे ज्यादा संपत्ति वाले थे। क्या थे? संपत्ति। यानी कि यही लोग क्या करते थे कि जो तीसरे स्टेट हो गए या जो तीसरे स्टेट के जो नीचे के लोग हो गए उनसे पैसा लेते थे और राजा को ना सप्लाई करते थे। तो सबसे बड़ा काम तो इसी को लोग का था ना, मैं बोल सकता हूं दलाल वाला काम यही लोग करते थे। तो जैसे ही अब लोगों को लगा कि जो भी हम लोग आज जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली के थ्रू से तो लोगों को ही लगता था कि हम लोग प्रसा और ऑस्ट्रिया को हम लोग जा रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही भर्ती स्टार्ट होने लगा तो वहां के लोगों को यह लगा कि हम लोग प्रसा और ऑस्ट्रिया को तो टारगेट कर ही रहे हैं, साथ में लोग किसका टारगेट कर रहे हैं, जितने भी यूरोप में राजा है और जितने भी कुलीन वर्ग के लोग हैं उनके विरोध में हम लोग क्या कर रहे हैं, जंग में लड़ाई लड़ेंगे। तो बाद में इसके ही रूप ले लिया कि पहले तो बात ये चला था कि युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ होगा, लेकिन धीरे धीरे ये जो युद्ध है वो किसका रूप ले लेती है, तो यूरोप में जितने भी राजाएं हैं और जितने भी कुलीन वर्ग के लोग हैं उनके विरुद्ध में जंग लड़ी जाएगी। इसके एवज में क्या हो जाता है, लोगों के मन में एक भावना पैदा हो जाती है। युद्ध की जो स्थिति थी या जो पूरा जो समाज था, जितने भी लोग युद्ध पे भाग ले रहे थे या भर्ती हो रहे थे सेना में, तो सबके मन में यही भावना चल रहा था कि हम लोग युद्ध करने किसके लिए जा रहे हैं, तो जो भी कुलीन वर्ग के हैं या जो भी राजा महाराजा हैं उनके विरुद्ध में कर रहे हैं। तो ये जो देशभक्ति थी, क्योंकि पहले से ही लुई 16 पूरा समाज को चौपट करके रखा हुआ था, तो फिर अब लोगों के मन में एक जज्बा थी, एक मैं बोल सकता हूं एक भावना प्रेरित हो रहा था, किसका, देशभक्ति का भावना प्रेरित हो रहा था। और हर एक व्यक्ति के मुंह में, हर एक व्यक्ति के होठ में बस एक ही भावना था कि मेरे को युद्ध लड़नी है। किसके खिलाफ? तो जो राजा है और जो कुलीन वर्ग है उसके खिलाफ मेरे को क्या लड़नी है, युद्ध को लड़नी है। तो अब उसी बीच में एक आदमी प्रकट हो जाता है, जिस आदमी का क्या नाम था, रॉजेट दी लाइज। क्या नाम था? रॉजेट दी लाइज। और इसने एक गीत लिखी थी या एक किताब लिखा था जिसका क्या नाम था, मार्सिले। क्या नाम था? मार्सिले। और यही जो मार्सिले है बाद में जाके क्या होता है, फ्रांस का ये राष्ट्रगान बन जाता है। तो ये आखिर था क्या? अब क्वेश्चन आपके पास आएगा कि रॉजेट द लाइल ने जो मार्सिले नाम का जो कविता लिखा या जो मार्सिले नाम का जो गीत लिखा, सर वो क्या था? तो समझो मेरा बात ये क्या था। तो अगर मैं मार्सिले का बात करूं, कौन सा का मैं बात कर रहा हूं, मार्सिले का, लिखा किसने था? तो रॉजेट दी लाइल ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको नोटेड कर लेना, क्वेश्चन आएगा और ये 100% पूछने लायक क्वेश्चन है कि मार्सिले किसकी या किसने लिखा, तो आपको क्या बताना है, रॉजेट दी लाइल ने। किसने? रॉजेट दी लाइल ने। तो अब मैं अगर रॉजेट दी लाइल के लिखी हुई पुस्तक का या लिखे हुए गीत का बात करूं जिसका क्या नाम था, मार्सिले, तो देखिए मैंने मार्सिले के बारे में एक टॉपिक यहाँ पे लिखा है कि मार्सिले का बात करूं तो मार्सिले क्या था, एक गीत था जिसको पहली बार कब गाया गया था, तो जब मार्सिले के स्वयंसेवक, कब?
जब मार्सिले के जितने भी स्वयंसेवी थे, यानी कि जो लोग मार्सिले के सदस्य थे, जो लोग मार्सिले में काम करते थे या जो लोग मार्सिले के व्यक्ति थे, वो लोग पेरिस की ओर क्या कर रहे थे, कूच कर रहे थे, यानी कि पेरिस से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे। तभी वो लोग ये गाते गाते चले थे। जैसे हम लोग रास्ते में कभी भी जाते हैं तो गाना गाते गाते जाते हैं ना, तो सेम उसी तरह जितने भी लोग थे, मार्सिले के जितने लोग सदस्य थे, वो लोग क्या कर रहे थे, गाना गा गा के वो लोग जा रहे थे। तो उसी समय जो वो गाया गया जो पंक्ति था, जो गीत था, उससे का क्या नाम रख दिया गया, मार्सिले। और ये कब था, तो ये जो मार्सिलेस के जो स्वयंसेवी थे, जब वो पेरिस की ओर कूच कर रहे थे युद्ध के लिए पेरिस की ओर, तभी उन्होंने एक गीत गाया था जो बाद में जाके क्या हो गया, फ्रांस का राष्ट्रगान का रूप ले लेता है। मैंने क्या बताया कि मार्सिले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो ये कब की घटना है, तो जब रोजेट दी लाइल ने मार्सिले को रचा। कब, जब वो लोग पेरिस की ओर क्या कर रहे थे, कूच कर रहे थे, यानी कि पेरिस की ओर युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। किसके किसके खिलाफ, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। क्यों, क्योंकि जो लुईस वोल्वा था वो संविधान पे क्या कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था। यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, अब जितना सारा कुछ हुआ, जब क्रांति छिड़ गई भारी मात्रा में, अच्छा खासा क्रांति होना स्टार्ट हो गया, तो उसी समय क्रांति के फलस्वरूप कुछ कुछ घटनाएं होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे हजारों लोग सेना में भर्ती होने लगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग सेना में भर्ती होने के लिए आए थे, वो सब क्या थे, पुरुष थे, सारे मर्द थे। औरत तो नहीं आए होंगे भाई, क्योंकि पहले तो उतना था ही नहीं कि औरत सेना में भर्ती हो, सेना में लड़े। तो जितने भी लोग पुरुष लोग जो भी आए सेना में भर्ती होने के लिए, तो उससे क्या हो गया, बहुत मात्रा में कठिनाई झेलना पड़ा। तो देखो, जैसे क्रांति स्टार्ट होता है तो क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है कि जनता को अधिक कठिनाई झेलना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो लोग मोर्चे पे थे, जो लोग युद्ध पे लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, किसके किसके विरुद्ध, तो लुईस वोल्वा के विरुद्ध, प्रसा के विरुद्ध और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। तो उसमें कौन थे, पुरुष लोग थे, वो मोर्चे पे खड़े थे। वो लोग गोले बम बारूद लिए कौन खड़ा था, तो जितना पुरुष था वो लोग खड़ा था। तो अब अगर घर से बाहर पुरुष है, अगर घर से बाहर पुरुष है, तो फिर जितना परिवार का जितना भी भार है, या जो भी खाना चाहिए, जो भी रोजी रोटी चाहिए, वो किसके मत्थे मरेगा, तो वो किसके मत्थे आएगा, तो वो औरतों की जिम्मेदारी आ गया और औरतों के कंधों पे आ गया। तो अब आप बताओ कि औरत घर संभाले या पेट। यहाँ पे बात ये क्वेश्चन आती है ना भाई, कि अब सारे लोग कहां पे थे, मोर्चे पे खड़े थे। क्यों, क्योंकि जो लुईस वोल्वा है और जो प्रसा और ऑस्ट्रिया है, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ना है। लोग चल चुके हैं युद्ध लड़ने के लिए, क्रांति छिड़ गई है। तो अब जब पुरुष घर से बाहर है, तो अब बताइए, जो परिवार का, घर परिवार का या रोजी रोटी की जो जिम्मेदारी है, वो किसके मत्थे आएगी, तो औरतों के मत्थे आएगी। तो अब यहां पे दिक्कत ये आ गई कि जैसे ही औरतों के मत्थे सारी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो फिर जितने भी स्थिति हो जाती है और खराब हो जाती है भाई। क्योंकि औरत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगी। उस समय औरत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ज्यादा मंद बुद्धि टाइप की होती थी। आजकल की औरतों का तो बात कुछ और है। तो पहले की औरतें कैसे थी, मंद बुद्धि थी, उनको ज्यादा काम नहीं मिलता था। तो फिर घर की स्थिति क्या हो गया, पूरा दिक्कत वाला हो गया, लोगों को खाने तक का दिक्कत होने लगा। तो ऐसी स्थिति कब बन गई, जब जितने भी पुरुष थे वो किस में आ जाते हैं, वो मोर्चे पे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही नए संविधान का निर्माण होता है, तो उसी समय लुईस वोल्वा क्या करता है, आके अपना हस्तक्षेप कर देता है और प्रसा के राजा के साथ बातचीत करता है कि मैंने ये ठीक किया कि नहीं। तो उसी समय अप्रैल का महीना होता है, 1792 की घटना है, जब नेशनल असेंबली क्या करता है, प्रसा और ऑस्ट्रिया पे क्या करता है कि वो बोलता है चलो उसको उड़ा देंगे भाई। अब उड़ाने के लिए क्या करता है, घोषणा पत्र तैयार कर देता है। सभी लोग क्या करते हैं, उसको उड़ाने के चक्कर में, यानी कि प्रसा और ऑस्ट्रिया को मात देने के चक्कर में, लुईस वोल्वा को मात देने के चक्कर में भर्ती होते हैं। अब सेना में भर्ती होते हैं, तो उनको, वो तो सेना में किस लिए भर्ती होते हैं, उनको लगा कि नहीं, मेरे को राजा लोगों को और कुलीन वर्गों को मात देनी होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि उसी के बीच में एक आदमी प्रकट हो जाता है। इसका क्या नाम था, रोजेट दी लाइल। उसने मार्सिले नाम के गीत लिखा था। जब वो पेरिस पे कूच करने के लिए जा रहा था, इसको गाया था। अब किसी ने सुन लिया, बाद में जाके इसको क्या कर दिया गया, फ्रांस का राष्ट्रगान बना दिया गया। साथ में अब जब क्रांति हुई तो उसके फलस्वरूप बहुत सारी घटनाएं हुई, क्योंकि मोर्चे पे पुरुष खड़े थे, तो औरतों को क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा। तो यहां तक आई होप आपको बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां तक तो बात क्लियर है। तो अब जरा सोचिएगा कि मेरे को क्रांति करनी है, तो यहां तक जो भी लोग भाग ले रहे थे उनकी संख्या थोड़ी कम थी। लेकिन अगर क्रांति में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग भाग ले, भारी मात्रा में लोग भाग ले, जो संख्या है देश का, उस संख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अगर युद्ध में भाग ले, तब तो विजय हो सकते हैं।
तब तो हम लोग जीत सकते हैं। तो उसके लिए अब क्या क्या होने लगा कि अब लोग बगझक करने लगे, लोग बातचीत पे उतर आए कि भारी मात्रा में लोगों को यहाँ पे क्या करनी है, भाग लेनी है। लोगों का क्या करना है, भारी मात्रा में भाग लेनी है, और तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे लड़ सकते हैं। तो इसका एक घटना हुआ कि आपको पता है कि जब 1791 में जब संविधान बनता है और संविधान को जब पारित करता है, तो उस समय संविधान की जो आधिकारिकता थी, संविधान में किसको ज्यादा अधिकार मिला या वोट देने का या जो भी कुछ हम लोगों ने देखा, तो उसमें ज्यादातर जो अधिकार था वो सिर्फ अमीरों के पास था। यानी कि अगर अमीर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो डाउन वर्ग के लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत था, उनको कुछ नहीं कर पाते थे। तो बाकी लोगों ने क्या किया कि वो लोग राजनीतिक गुट बनाना स्टार्ट किए और अपनी जो मन की बात है वो सरकार तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि डायरेक्टली तो हम सरकार तक पहुंच नहीं सकते हैं, लोगों के मन में था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी अमीर वर्ग के लोग थे, यानी कि मध्यम वर्ग, अब मध्यम वर्ग में कौन था, जितने भी शिक्षित वर्ग थे, जितने भी मैं बोल सकता हूं एडवोकेट, डॉक्टर, ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो लोग उस वर्ग पे शामिल थे। तो संविधान जो बना, उस संविधान में जो जितने भी अधिकार थे वो किसके पास था, अमीरों के पास था। किसके पास था, अमीरों के पास था। तो अब जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो एकदम सबसे डाउन वाला वर्ग है, जो अमीर वर्ग नहीं था, तो उनको तो अपनी बात सरकार तक पहुंचानी थी, अपना मदद तो सरकार को देना था। तो इसीलिए सभी लोगों ने क्या किया कि अब राजनीतिक दल को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, राजनीतिक दल को पकड़ना स्टार्ट करता है। यानी कि सभी लोग अपने अपने राजनीतिक दल बना लेते हैं और अपनी मन की जो बात है वो कहां तक, अमीरों तक या फिर नेशनल असेंबली तक पहुंचाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब उसी में से एक जो क्लब था या एक जो संगठन था वो बहुत ज्यादा फला फूला, और उसी के माध्यम से बहुत से लोगों ने, और जो बाकी जो तमाम विश्व है उसने, मैं बोल सकता हूं कि राजतंत्र की भावना को चखा होगा। तो वो जो क्लब था वो क्या था, क्लब जैकोबिन क्लब। और मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बताया था कि जैकोबिन क्लब के ही एवज में ही क्या हुआ था कि फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस के लोगों ने गणतंत्रता का क्या किया, स्वाद को चखा। तो अब यहां पे बात आता है कि जैकोबिन क्लब के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही लोग जो था सबसे ज्यादा सक्रिय हुआ था। कब? जब ये वाली जो घटना हुई थी, कौन से वाली, 1792 में पेरिस को, प्रसाक और ऑस्ट्रेलिया को मारने वाली जो घटना हुई थी। तो उसके बाद भारी मात्रा में लोगों को उसमें जुड़ना था, भारी मात्रा में मूवमेंट करानी थी। तो जब लोग जुड़ेंगे कैसे, तो वो लोग क्या करने लगे कि अपना अपना संगठन बनाया, अपना अपना राजनीतिक दल बनाया, और जो देश की जो जितने भी कार्यभार चल रही है उनके बारे में बातचीत करने लगे। साथ साथ में अपना लोग इकट्ठा होके जो कार्य कैसे चलेगा भाई देश का, या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में किसको, जो संविधान में जो अमीर वर्ग के लोग जिसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे उन तक बात को पहुंचाने के लिए क्या करने लगे, काम करने लगे। तो उसी में जैकोबिन क्लब बहुत बड़ा फला फूला। तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में, भाई ये क्या है, ये किस खेत की मूली, हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अगर मैं जैकोबिन क्लब का बात करूं तो इसका अगर मैं नाम का बात करूं तो पेरिस का जो भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट था, कौन था, कॉन्वेंट ऑफ सेंट, उसका क्या नाम था, जेकब। क्या नाम था, जेकब। तो इसी के नाम से क्या पड़ा, जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा। क्वेश्चन हर साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पे रखा गया था, तो आपको क्या बताना है, पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट के नाम पे पड़ा था, जिसका क्या नाम था, जेकब। क्या नाम था, जेकब। जेकब के नाम से ही क्या पड़ा, जैकोबिन। जेकब के नाम से क्या पड़ा, जैकोबिन। और ये पेरिस का क्या था, कोई अच्छा अफसर होगा, जैसे हम लोग का गवर्नर होता है, राष्ट्रपति होता है, हो सकता है कौन होगा, तो क्या था, कॉन्वेंट ऑफ सेंट का जो सेंट था क्या नाम था, जेकब। उसी के नाम से क्या पड़ा, जैकोबिन क्लब का नाम पड़ता है। अब मैं बात करूं कि सर जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन कौन था, तो आपको मैं बता दूं कि जैकोबिन क्लब में महिलाओं की भी सदस्यता थी, और महिलाओं ने अलग एक जैकोबिन क्लब का निर्माण किया, और वो लोग भी क्या करने लगे, अपनी भागीदारी को दिखाने लगे कि मैं भी नागरिक हूं फ्रांस का और मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए। और ये वाला जो क्रांति हुआ ना, किसका किसका, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया और लुसोलवा के विरुद्ध में, उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के भाग ले लिए। तो वो जो पाठ है वो हम लोग खंड जो 4 में देखेंगे। कब देखेंगे, खंड 4 में, यानी कि इसका और 2-3 टॉपिक के बाद हम लोग वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, वो हम लोग 4 पे देख लेंगे। तो अगर मैं इसकी सदस्यता का बात करूं तो इसमें कौन कौन, बहुत अधिक महिलाएं भी सक्रिय हुई, किसमें, जैकोबिन क्लब में। और देखो बिना महिलाओं का कुछ नहीं हो कर सकता है भाई, बोला गया कि एक आदमी सक्सेस होता है तो महिला, और बर्बाद होता है तो महिला,
है ना। तो जैकोबिन क्लब में बहुत अधिक क्या हो गई, महिलाएं सक्रिय हुई। साथ में अगर मैं बात करूं इसमें कौन से लोग शामिल थे, तो समाज में वो लोग जो लोग कम समृद्ध थे, जो लोग ज्यादा विकास नहीं किए थे या जो ज्यादा धनी नहीं थे, वो लोग आते थे। कौन लोग आते थे, एक तो महिलाएं थी, क्योंकि महिलाओं को देखो किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, भाई तुम बच्चा पैदा करो, परिवार पालो, रोजी रोटी कमाओ, क्योंकि पुरुष कहां पे भाग गए थे, सब कहां भाग गए थे, सबको पेरिस और ऑस्ट्रेलिया का, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध लड़ना था, कुलीन वर्गों के खिलाफ युद्ध लड़ना था, सब तो भाग गए। तो महिलाओं ने भी अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए वो भी अपना अपना क्लब का निर्माण करते हैं और अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि सर इसमें और कौन कौन लोग भाग लिए, तो पूरे अगर मैं बात करूं इसमें कौन से भाग लेते हैं, तो ऐसे लोग जो लोग ज्यादा धनी नहीं थे, ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे लोग जो निम्न जाति के थे, ऐसे लोग जो राजा घर में नौकर चाकर थे। तो बोलने का मतलब है अगर मैं बात करूं तो इसमें समाज के कम समृद्ध हिस्से आते थे। जैसे का मैं बात करूं तो देखो जो लोग जूता बनाते थे, अब बताओ जूता बनाने वाला थोड़े ना वो एमएससी और पीएचडी करके बैठा होगा, तो जूते बनाने वाले, जो पेस्ट्री बनाने वाले लोग थे, जो लोग घड़ी साज बनाने वाले थे, नहीं जो लोग घड़ी बनाने वाले इंसान थे, जो लोग छपाई करने वाले थे वो लोग आते थे, जो नौकर थे और जो दिन का दहाड़ी करने वाले मजदूर थे, यानी कि आज कमाए और जो पैसा मिला वो फिर उससे घर चलाते थे, तो जो दिन दिहाड़ी करने वाले मजदूर थे वो लोग शामिल थे। तो क्वेश्चन आपको आता है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो आपको पहला महिला बताना है, दूसरा कौन बताना है, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज बनाने वाले, छपाई करने वाले और नौकर, और कौन लोग जो दिन दिहाड़ी मजदूर करते थे वो लोग इसके सदस्य थे। साथ में कभी क्वेश्चन आएगा कि सर आप ये बताओ, हम लोगों ने तो यहां तक देख लिया, तो सर जैकोबिन क्लब इतना बड़ा क्लब चला, इतना बड़ा राजनीतिक संगठन चला, तो सर इसका तो कोई ना कोई तो लीडर होगा ना, कोई ना कोई तो नेता होगा ना। तो हाँ, इसका भी नेता था, इस क्लब का भी नेता था, इस क्लब का भी लीडर था, और उसका नाम क्या था, देख सकते हो मैंने लिखा है मैक्समिलियन। क्या नाम था, मैक्समिलियन। क्या नाम था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। क्या नाम था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर इसका नाम था। क्या नाम था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हर साल का पूछा गया नाम है कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, तो क्या बताना है, मैक्समिलियन रोबेस्पियर उसका नाम था। अब अगर मैं बात करूं तो सर जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर भाजपा वाला आएंगे तो अपने साथ कमल का छाप लेके आएंगे, कांग्रेस वाला आएंगे तो अपने साथ पंजा का छाप लेके आएंगे। तो उसी तरह सर आप बताओ कि जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उसको कैसे पहचाने भाई, कि क्रांति तो हो रही है तो कौन सा मेरा पार्टी है, कौन सा उसका पार्टी है, ये तो जानना जरूरी होगा ना। हम लोग ने देखा था कि हमारी जो इंडियन आर्मी के जो ड्रेस होता है वो ऐसा होता है, पाकिस्तान का जो ड्रेस होता है वो ऐसा होता है, अब चाइना वाला का ड्रेस ऐसा होता है, तब ना पहचानते कि वो साला जो दूर पे बैठा हुआ है ना वो पाकिस्तानी है, वो चाइना वाला है, तब ना लड़ाई होता है। तो उसी तरह अगर बाकी लोग लड़ रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रसा और ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रसा और ऑस्ट्रेलिया में भी पार्टी होंगे, जो लोग भाग ले रहे होंगे, तो फिर कैसे हमको पता कि वही वाला मेरा पार्टी का है, उसको गोली नहीं मारना है। तो उसके लिए लोग क्या करने लगे, अपने पहचान करने के लिए गोदी नाम ही है भाई, गोदी कामगारों की तरह। अब भाई कौन था ये मेरे को नहीं पता, ये पूरी आपकी हिस्ट्री बुक पे नहीं दिया गया है, कि जैसा गोदी कामगार कपड़ा पहनता था ना, गोदी कामगारों की तरह क्या करते थे, धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। क्या करते थे कि धारीदार लंबी पतलून पहनने का काम करते थे। तो जिससे हमको पता चला कि ये जो लोग है ना, ये जो पतलून पहनने वाला इंसान है ना, वो किसका पार्टी है, वो मेरा पार्टी है। वो किसका पार्टी है, मेरा पार्टी, उसको मारना नहीं है। तो बात करें यहां तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज साफ देखा कि आप संविधान का लाखों निर्माण कर दो, जो निरंकुश होता है ना, जिसको उंगली करने का आदत होता है वो उंगली करेगा ही। तो जैसे ही लुसुलवा उंगली करता है ये सारी घटना होती है। इसमें और दो चार चीजों का हम लोग देखेंगे, बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग 1972 की और कुछ घटनाएं होती है, फिर जैसे ही लोग वहां चले जाते हैं, जितने भी पुरुष चले जाते हैं, उसके बाद महिलाओं की क्या भूमिका होती है। तो इसका हम लोग और एक भाग देखेंगे, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि ज्यादा बड़ा हो गया होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग और एक पार्ट हम लोग देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो फिर डिसलाइक का बटन आप लोग डिसलाइक तो कर ही दोगे, बाकी कोई नहीं। लेकिन बता दो कि जिनको भी अच्छा लगा होगा, सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। बगल पे प्रीतम आर्ट्स एकेडमी लिखा होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कीजिए, फिर एक बेल का आइकन आता है उसको भी टच कीजिए, फिर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे जरूर टच कर दीजिएगा। क्यों, ऐसा क्यों भाई, तो देखो जो मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचेगा। साथ में एक प्रॉब्लम थी, बीच में सरस्वती पूजा था, है ना,
तो बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया। और एक बात, एक नया चैनल क्रिएट हुआ है आपके प्रीतम आर्ट्स एकेडमी का ही, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको भी जाके क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो सर आप बात आता है कि उसमें क्या होगा, तो उसमें हम लोग जाहिर सी बात है कि जो जीके और जीएस का मैं उसमें तैयारी करवाऊंगा, तो आप वहां पे भी जाके क्या करना, सब्सक्राइब करना। और एक बात, बहुत जल्द ही आपके मैथ सर भी आ जाएंगे जो 9 और 10 का क्या करेंगे, मैथ लेना वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।